ओके, तो अब तक हम लोगों ने रिज रिग्रेशन देखा, लासो रिग्रेशन देखा। ठीक है। अब अ, हम लोग आज देखेंगे कि आखिर लासो रिग्रेशन का यूज़ करके हम लोग फीचर सिलेक्शन या फिर डायमेंशन रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा हाइपोथेसिस था वो क्या था हमारा, y इक्वल्स टू mx plus c. Okay, let's say this one is y cap. Okay, and जो हमारा लॉस था वो क्या था, अगर सपोज हमारे मॉडल ने जो y की वैल्यू प्रिडिक्ट की है वो mx प्लस सी है, जिसको हम लोग y कैप बोल रहे हैं, और एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, प्लस से y है। ठीक है। तो हमारा जो लॉस होगा वो क्या होगा, लॉस होगा y माइनस y कैप का स्क्वायर। एक्चुअल में ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको स्क्वायर कर दिया और इसके आगे एक समेशन का सिंबल। आई मीन हर एक डेटा पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। आई इक्वल्स टू, यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 टू n, जितने डेटा पॉइंट होंगे सबके लिए हम लोग लॉस कैलकुलेट करेंगे और सबका समेशन करेंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक इटरेशन के बाद लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस कितना हुआ है। ठीक है। और इसको हम लोग सम ऑफ रेजिड्यूअल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा सेट इस तरीके का है कि, ठीक है, और हमारा जो फाइनल हाइपोथेसिस है लेट्स से दिस वन है। और तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अगर सपोज इस पॉइंट के लिए हम लोगों को लॉस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पे कट करेंगे। तो एक्चुअल में जो y की वैल्यू थी हमारे डेटा सेट में वो ये होगी, और जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा वो ये होगा। तो लॉस कितने का हुआ इस पॉइंट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो इस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट से होते हुए यहाँ, ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, जबकि एक्चुअल क्या है, ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, लॉस। अब ये देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारी ये, और प्रिडिक्टेड ये है, मतलब प्रिडिक्टेड ज़्यादा है एक्चुअल से, तो ये वैल्यू निगेटिव में हो सकती है ना। प्रिडिक्टेड अगर ज़्यादा होगी एक्चुअल से तो ये निगेटिव में हो जाएगी, इसलिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू है हमारी एक्चुअल, ये है प्रिडिक्टेड, मतलब एक्चुअल वैल्यू से कम है प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो डिफरेंस है वो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी तरह के हर एक पॉइंट के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक लॉस का नेचर भी देख लेते हैं किस तरीके से लॉस फंक्शन काम करता है। ठीक है। लॉस फंक्शन का अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। एक काम करते हैं हम लोग, स्लोप स्लोप इस वाले इक्वेशन में जो स्लोप है, स्लोप वर्सेस, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे स्लोप को, जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे, जैसे हमारे पास डेटा सेट ये था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोगों ने पहली लाइन ये ड्रॉ की, तो जैसे जैसे स्लोप को घटाएंगे तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, लॉस कम होता जाएगा, और एक परफेक्ट लाइन बनेगी, और परफेक्ट बेस्ट फिट लाइन बनेगी। लेकिन जब जैसे ही हम लोग इससे दूर जाने लगेंगे, अगेन हमारा लॉस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और वापस से ये इधर की तरफ ट्रेड करने लगेगा। ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग प्लॉट करेंगे, कैसे देखते हैं। तो सपोज पहले m की वैल्यू कुछ के लिए हमारा, आ, एक काम करते हैं हम लोग, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। और फिर उसके साथ हम लोग चलेंगे, एक डेटा सेट ले लेते हैं और एक लॉस, सॉरी, एक डेटा सेट ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग लॉस फंक्शन को हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास डेटा सेट कुछ इस तरीके से है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये नेक्स्ट टाइम हम लोग स्लोप को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू भी लिख लेते हैं इन एक्सेस पे, जैसे ये है लेट्स से -0.2 m की वैल्यू, ये 0, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इस तरीके से, फिर 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले रहे हैं। उसी तरीके से लॉस को भी लेट्स सपोज हम 5 के इंटरवल पे ड्रॉ कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20, फिर 25, 30, इस तरीके से। ये क्या है, रेजिड्यूअल सम है जो ये वैल्यू है, ठीक है, रेजिड्यूअल सम, और ये m की वैल्यू है, यहाँ पर लिख देते हैं m, और इनमें वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है, -0.20, फिर उसके बाद 0.0, और ये 0.2, फिर आगे बढ़ेंगे 0.4, और आगे बढ़ेंगे हम लोग 0.5, और सॉरी 5 नहीं 6, 0.8 एंड 1, ठीक है। ओके, ठीक, और यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं हम लोग सपोज 5 के इंटरवल पे 5, 10, 15, 25, इस तरीके से 5 के इंटरवल पे। तो एक काम करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग का डेटा सेट कुछ इस तरीके से था, ये है सपोज एक्स फीचर और उसके करस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 0 है, मतलब m की वैल्यू 0 है, तो उस केस में लेट्स से हमारी जो एरर है, ओवरऑल एरर है, हम लोग क्या करते हैं इसको, ये एरर, ये जो टोटल एरर आ रही है इसके स्क्वायर का सम जो हम लोग करेंगे, ठीक है, स्क्वायर का सम, इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। लेट्स सपोज इन सब का सम आ रहा है, सम इन सब का स्क्वायर का सम आ रहा है ऑलमोस्ट लेट्स से 20 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 पे 0 और 20 पे हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। अच्छा ठीक है, अगर सपोज -2 है, मतलब हमारी इससे -2 मतलब निगेटिव में भी हम लोग एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा, आई मीन थोड़ा सा चीज़ें समझने में और सिंपल हो जाएंगी। तो अगर हमारा सपोज एंगल ये था, तो उस केस में हमारा लॉस क्या होगा, जाहिर सी बात है 0 पे जितना लॉस है उससे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अब इस पॉइंट से यहाँ तक जो एरर मेजर करेंगे ये टोटल एरर है, फिर उसके बाद ये एरर है, फिर ये एरर है, और ये एरर, ठीक है। तो जो -2 पे है, सॉरी -0.2 पे जो एरर होगी वो 20 से अबव होगी। तो लेट्स से ये 25 थी, तो -2 पे 25, ठीक है, फिर 0 पे सॉरी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग स्लोप को अब इस वाले एंगल से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेट्स से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है जो प्रीवियस एरर थी, प्रीवियस एरर कौन कौन सी थी, -2 पे जो हमारी एरर थी वो ये थी, फिर 0 पे हमारी लेट्स से ये हो गई, 0 पे हमारी 15 के अराउंड हो गई, सॉरी लेट्स से -20 पे सपोज ये एरर है, और 0 पे हमारी ये हो जाएगी, सॉरी मतलब जो भी है -20 से जो भी -02 पे जो भी एरर है उससे कम होगी 0 पे,
तो हम लोग सपोज इसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद अब और थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो हमारी जो लाइन होगी वो सपोज इस तरीके से हो जाती है, बेस्ट फिट हो जाती है। तो उस केस में हमें एरर जो है मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो मान के चलते हैं 0.2 पे, या एक काम करते हैं, एक इटरेशन और ले लेते हैं। ये लाइन ना खींच के हम लोग एक सपोज ये लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलते 0.2 पे जो हमें एरर मिली है वो सपोज करते हैं ये। ठीक है, मतलब इस वाली लाइन से कम इसमें एरर होगी। ठीक है, फिर एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते, सॉरी, और ये मान के चलते ये बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, तो इस पे एरर क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके लिए कोई एरर नहीं होगी क्योंकि ये लाइनें पॉइंट से ही होके जा रही है। सॉरी, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं हमारी एरर जो है मिनिमम, तो इसको हम यहाँ पर 0.4 पे हमें एरर मिनिमम मिल गई। अब अगर हम लोग एंगल को और बढ़ाएंगे, सपोज अब ये हमने बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है अभी एरर फिर से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगेन ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस, इसी तरीके से ये भी आगे चल के जहाँ पर कट करेगी वो डिस्टेंस। तो अगेन हमारी एरर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो एक मिनिमा पे आके ये एरर अगेन बढ़ने लगेगी इस तरीके से। अब जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अब एरर और बढ़ने लगेगी। तो फाइनल जो हमारा कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कर्वीलियर शेप होगा। और ये जो हमें यहाँ पर एक शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो टर्म है, जो एरर का टर्म है वो स्क्वायर में है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक्स स्क्वायर का अगर कर्व देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से होता है, 0 पे 0 होता है, बाकी पे एक्स, सॉरी वाई ये, और एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर का अगर आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है। ये 0 से होके जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसी वजह से ये कर्वीलियर कर्व हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा, स्मूथ कर्व मिलेगा। तो ये है हमारा क्या, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ओरिजिनल जो लीनियर रिग्रेशन था वो ये था, इस तरीके से एरर को प्लॉट करते हैं। लेकिन जब हम इसको रिज रिग्रेशन बना देते हैं, इसमें कुछ पेनाल्टी ऐड कर देते हैं। पेनाल्टी इन द सेंस, सपोज बीटा टाइम किसका किसका स्क्वायर, एम का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उस केस में देखते हैं हमारा कर्व कैसा होगा। ठीक है, तो अगेन सेम वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और हमें देखना होगा, बीटा की वैल्यू वेरी करती है। जैसे एक हम ज़ीरो भी हो सकती है बीटा, वैसे ज़ीरो नहीं लेंगे, अगर ज़ीरो लेंगे तो एक्चुअल में ये जो लीनियर रिग्रेशन है एकदम सेम उस तरीके से हो जाएगा विदाउट एनी पेनाल्टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग लेट्स से 10 से स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 10, 20, 30, इवन 1, 1.0, 1.1 कुछ भी हो सकती है। तो एक एक करके लेके चलते हैं हम लोग, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरीके से बीटा की वैल्यू, और देखते हैं हर एक बीटा की वैल्यू पर किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो एक एक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो पहले ये तो ग्राफ है रेजिड्यूअल का। ठीक है, आई मीन ओरिजिनल जो एक्चुअल एरर है लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रेजिड्यूअल को अगर ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा ये देखते हैं। ठीक, तो ये वाला ग्राफ हम लोग हटाते हैं और फिर से लाइनें ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब m की वैल्यू 0 है पहले हमारी, ये वाली लाइन हम लोगों ने खींची। इवन m की वैल्यू हम यहाँ पर नेगेटिव में कर लेते हैं, पहले -2 पे भी, -0.2 पे भी। ठीक है,
तो जब -0.2 होगा तो उस केस में m की वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी इसको तो फिक्स कर देते हैं -0.20 पे। लेट्स से इसकी जो वैल्यू है, मतलब रेजिडुअल की जो वैल्यू वो ये है, आ, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब इसकी वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू सपोज करते हैं पहली बार हम लोग 10 लेके चल रहे हैं, 10 इंटू एम की वैल्यू, -0.2 है, ठीक है। तो -0.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट, काम करते हैं, टोटल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बीटा की वैल्यू 10 है, पहले पॉइंट 0.2 को हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 हो गया, और बीटा की वैल्यू हमारी 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी, तो हमारा आया 0.4। मतलब क्या, जो हमारी एक्चुअल एरर थी उससे 0.4 पॉइंट और जाना है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 0.4, ठीक है, वो ऐड करना है हमें। तो यहाँ पर हम 0.4 ऐड कर देते हैं। तो लेट्स से ये क्योंकि 25 किया तो 0.4 ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा, तो मान के चलते 0.4 समथिंग अराउंड, लेट्स से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आया है, ठीक। नेक्स्ट, अब m की वैल्यू हम लेंगे 0, तो जैसे ही 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ जो एक्चुअल एरर है वही बचेगी। तो हमारे इस वाले पॉइंट के लिए जो m की वैल्यू होगी एग्जैक्टली 0, जो लीनियर रिग्रेशन में जो हमारी लॉस आई थी वही एग्जैक्टली सेम होगी। यहाँ पर तो थोड़ा सा लिफ्ट अप होगा, हल्का सा, देख सकते हैं कर्व से थोड़ा सा हल्का सा लिफ्ट अप, इस तरीके से सपोज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको यहाँ, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो हमारा लीनियर रिग्रेशन में एरर था वही होगा। नेक्स्ट, हम लोग अब m की वैल्यू 0.02 लेने वाले हैं, तो पहले तो हमने वो माइनस में लिया था, प्लस में लेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, 0.04 मिलेगा, और b की वैल्यू 10, सॉरी, एक्चुअल में स्क्वायर करेंगे तो जैसे निगेटिव जब था तो स्क्वायर किया तो पॉजिटिव में हो गया होगा, है ना। और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 10 थी तो हमें मिला था क्या, 0.04। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें 0.2 इंटू 0.2 इंटू बीटा की वैल्यू 10, तो हमें क्या मिलेगा, 0.04 अगेन। मतलब क्या कि इस पॉइंट से जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी, एक्चुअल वैल्यू में 0.4 और ऐड कर देना है, तो इससे भी थोड़ा सा लिफ्ट करता हुआ पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद 0.4 पे निकालेंगे तो 0.4 पे कितना हो जाएगा, देखते हैं, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10, मतलब 1.6। मतलब इस पॉइंट से जो ओरिजिनल वैल्यू है इससे थोड़ा सा ऊपर कितना, 1.6, तो 1.6 लेस से यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 0.6 के लिए निकालते हैं, 0.6 के लिए 0.6 इंटू 0.6 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, m का स्क्वायर करना है तो 0.6 हम लोगों ने m लिया, तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू बीटा की वैल्यू 10, तो 3.6। तो यहाँ से 0.6 के लिए जो भी एक्चुअल वैल्यू थी उसमें 3.6 और ऐड कर देना, 3.6 समवेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0.8 के लिए निकालते हैं, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 10, सॉरी 6.4, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव आया है, तो यहाँ पर 0.6 क्या हम ऐड करना है, तो जो हमें जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये स्मूथ कर्व होगा, वो हल्का सा जिगजैग हो गया, वो जिगजैग नहीं रहेगा, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू 20 लेते हैं हम लोग, 20 लेंगे तो क्या होगा देखते हैं अगेन। तो पहले m की वैल्यू -2, तो -0.2,
तो -0.2 में 20 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो -0.2 इंटू 0.2, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लिया है, इंटू 20, यहाँ 20 करने जा रहे हैं, तो 0.8, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या वैल्यू मिलने वाली है, जो भी एक्चुअल वैल्यू थी उससे थोड़ा सा 0.8 ऊपर, तो लेट्स से यहाँ पर, ठीक है, 0.8 समथिंग अराउंड दिस। m की वैल्यू 0 के लिए, तो वो m ये टोटल 0 हो जाएगा, तो जहाँ 0 पे सेम सेम आएगा, ठीक है, 0 पे सेम, यहाँ क्या 0.2 पे अगेन यहाँ से हमें कितना जाना होगा, जो भी वैल्यू आई है यहाँ पर वही होगा 0.8, तो 0.8 लेस से, ठीक है, 0.4 पे क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4, 16 इंटू 20, 3.8, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 20, 3.2, ठीक है, तो जो भी एक्चुअल वैल्यू है उससे 3.8, तो 3.8 समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। 0.6 पे क्या होगा देखते हैं, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 20, 7.2, तो 0.6 पे 0.7.2 जब ऐड करेंगे समवेयर दिस, इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमें पॉइंट मिलते चले जाएंगे, और इसके लिए भी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कर्व होगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से जब हम लोग लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये कर्व इस तरीके से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो सपोज लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो हमें कर्व किस तरीके से मिलेगा, उस केस में हमें कर्व कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 0 पे तो सेम ही रहेगा, और फिर यहीं पर कर्व लेता हुआ, स्मूथ कर्व लेता हुआ कुछ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से कर्व मिल जाएगा, ठीक है, 0 पे। तो लैम्डा की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो इसका सॉरी लैम्डा जब भी बोल रहे हैं उसका मतलब बीटा है, ठीक है, बीटा, बार बार लैम्डा निकल जा रहा है, तो बीटा की वैल्यू जब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है हमारा आई मीन ये वैल्यू डोमिनेट होने लगेगी इसके ऊपर, जो एक्चुअल एरर थी उसके ऊपर डोमिनेट होने लगेगी, मतलब हमने बहुत ज़्यादा नॉइस ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा वेरिएंस कर दिया, सॉरी वेरिएंस कर बहुत ज़्यादा लो वेरिएंस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीरो, जीरो पे जो है ऑलमोस्ट हमें क्या मिल रहा है एक्चुअल में, जो ये वैल्यू है, आई मीन जब लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमें यहाँ पर इस वैल्यू पे m की वैल्यू 0 के लिए हमें क्या मिल जा रहा है, एक फ्लैट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा जब लैम्डा लैम्डा की वैल्यू हम लोग आई मीन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू एक आई मीन डिसाइडेड पॉइंट के बाद कितना भी हम बढ़ा देंगे तो हमें यहाँ हमेशा कहाँ पर मिलेगा, जो मिनिमा होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, m इक्वल्स टू 0 पे मिलेगा हमेशा, अगर हम लोग आई मीन लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या क्या करना क्या है, हमें ये चीज़ समझना है हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डेटा, बट लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे तो हमें m की वैल्यू 0 पे हमें क्या मिलने लगेगा, लोकल मिनिमम मिलने लगेगा, क्या मिलने लगेगा, लोकल मिनिमम, ठीक है। एक चीज़ और, हम लोगों ने ये बात की है अभी रिज रिग्रेशन के बारे में, अगर लासो रिग्रेशन की बात करें तो उस केस में ये स्क्वायर नहीं होता है, ये स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में कैसे होगा हमारा, अब वो ये जो कर्व है वो किस तरीके से होंगे वो देख लेते हैं।
तो ये तो था हमारा क्या, रेफ्रिजरेशन। इसको हम लोग कहीं, ओके, इसको हम लोग ने देख लिया, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है। लासो रिग्रेशन को देखते हैं अब की बार हम लोग। तो पहले ओरिजिनल जो विदाउट पेनाल्टी जो हमारा ग्राफ है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और अब हम लोग अगेन लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एरर कैलकुलेट करेंगे। तो -0.2 पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो -0.2 मतलब 0.04 कैलकुलेट कर लेते हैं। आप 0.2 इंटू 0.2 तो क्या आएगा 0.04। और इसमें हम लोग 10 से अच्छा ओके ओके सॉरी वेरी सॉरी, हम लोग को स्क्वायर नहीं करना है, हमको स्क्वायर नहीं करना, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, m की वैल्यू को लैम्डा की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली यही किया है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं वो अब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है, m की अब्सोल्यूट वैल्यू होगी, बस ये डिफरेंस होता है लास्ट और एज में। तो m की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 10। तो 2 सॉरी 0.2 इंटू 10 क्या होगा 2, मतलब क्या है इसमें जब 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जो कुछ भी ओरिजिनल में वैल्यू है, लेट्स से ये है, इसमें 2 ऐड कर देना है। तो हमें पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, इसमें 2 ऐड करने का मतलब समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। फिर जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए तो ये पूरा टर्म जीरो ही हो जाएगा। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, एक काम करते हैं ब्लैक से कर लेते हैं इसको। तो जीरो के लिए हमें यहाँ पर मिलेगा, जीरो पे तो जीरो ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। 0.2 पे क्या होगा, अगेन हमें टू टू पॉइंट आगे मिलेगा, तो यहाँ से लेके हमें प्लस से यहाँ, ठीक। फिर 0.4 पे क्या होगा 0.8 प्लस से दिस, 0.6 पे 1.2, 0.8 पे 1.6, ठीक है। तो हमें जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू 20 लेके चलते हैं। तो 20 के केस में क्या होगा, 0.2 इंटू 24, तो यहाँ पर जो होगी एरर वो आ, जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ये है, तो एक्चुअल वैल्यू से 4 आगे, तो प्लस से दिस वन 4 टाइम, ठीक है। अब उसके बाद जीरो पे तो जीरो ही होगा, 0.2 पे क्या हो जाएगा 4, तो 4 समवेयर दिस, 0.4 पे क्या होगा 0.4 इंटू 20 सॉरी 0.4 इंटू 30, वेरी सॉरी शुरू से करते हैं। -0.2 पे हम लोग 30 लैम्डा लेके चल रहे हैं, 30 इस बार सॉरी लैम्डा या बीटा, जो अगर लैम्डा बार बार बोल रहे हैं तो उसका मतलब बीटा है। तो एक्चुअली ओरिजिनल में जो फॉर्मूला है उसमें लैम्डा लिखा रहता है, और एक्चुअली यहाँ पर कीबोर्ड में टाइपिंग की वजह से हमने यहाँ पर इजी टाइपिंग की वजह से यहाँ पर बीटा ले लिया, ठीक। तो -0.20 पे हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 का तो 0.6 सॉरी 6 आएगा, 6.6 नहीं 6। तो एक्चुअल में वैल्यू ये थी और हमें इससे 6 पॉइंट आगे जाना है, तो 6 में हम लोग यहाँ पर चले गए। जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा, और हमारा 0.2 पे अगेन 6 पॉइंट हमें ऊपर जाना है, एक्चुअल में ये था 6 पॉइंट ऊपर जाना, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगेन 0.4 पे क्या होगा हमारा 0.4 इंटू 30, 0.4 इंटू 30 1.2, ओके ओके 6, थोड़ा सा गलती हो गई। अगेन 0.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30 से, तो 0.66
आएगा। ओके ठीक है। ओके तो पॉइंट 2 इंटू 30, एक्चुअल में आया 6। ओके 6, 0 पे 0, पॉइंट 2 को मल्टीप्लाई किया 30 से 6, पॉइंट 4 को मल्टीप्लाई किया 24, पॉइंट 4 सॉरी 12, 12 का डिफरेंस आएगा। तो एक्चुअल में पॉइंट ये है और हमें मिलेगा कहाँ, 12 का डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने का मिलेगा, 1 18 का डिफरेंस मिलेगा। तो समवेयर अराउंड सपोज दिस, इस तरीके से जो हमें कर्व मिलेगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे पॉइंट 4 पे, पॉइंट 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12, समवेयर दिस। पॉइंट 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो इस पॉइंट से हमें 18 पॉइंट आगे जाना है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट 8 तो 24 मतलब इस वाले पॉइंट से 24 पॉइंट हमें आगे जाना है और वहाँ पर ड्रॉ करना है पॉइंट। तो जो हमें कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और जैसे जैसे हम लोग आई मीन बीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमें कर्व इस तरीके से मिलने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई मीन बीटा की वैल्यू, तो ये कर्व यहाँ पर काफ़ी शार्प हो जाएगा, इस पॉइंट पे काफ़ी शार्प हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा रिज रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आई मीन लॉस का ग्राफ। ठीक, तो जो लासो रिग्रेशन है, लासो रिग्रेशन में पॉइंट 0 पे हमें एक क्लिंक मिलता है। ठीक है, क्लिंक मिलता है मतलब यहाँ पर एक शार्प पॉइंट होता है। क्या होता है, शार्प पॉइंट होता है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, तो हमें इस तरीके से स्क्वायर का कर्व मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारा सिंगल स्क्वायर है तो उस केस में यहाँ ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड बहुत ही ज़्यादा शार्प कर्व मिलेगा, लेकिन जो रिज रिग्रेशन है उससे शार्प कर्व मिलेगा 0 पे। ठीक, अब मेन फंडे पे आते हैं कि हमें क्या करना है। हमें ये पता चला कि लैम्डा की वैल्यू जब ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस केस में ये फिनोमेना होता है। इस तरीके से होता है कि एक्चुअल में हमारा क्या हो जाता है कि ये वाला पोर्शन है वो डोमिनेट होने लगता है, ये वाला पोर्शन क्या होने लगेगा, डोमिनेट होने लगेगा। ठीक है, तो अभी अभी ये जो जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी अभी इसका मतलब समझ में आया क्यों पढ़ी, आखिर ये लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होने पे ये क्या हो रहा है। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं थोड़ी चीज़ें। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, फीचर का सिलेक्शन करना है। और किसके थ्रू करेंगे, या तो रिज रिग्रेशन या तो लासो रिग्रेशन से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक, सपोज हमारे पास अच्छा एक चीज़ और, अगर हमारे पास सपोज मल्टीपल फीचर है, ये तो सिंगल फीचर के लिए मल्टीपल फीचर है। सपोज अभी यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक एक्स फीचर था और उसके करस्पॉन्डिंग वाई आउटपुट था। लेकिन अगर सपोज हमारे पास मल्टीपल फीचर हुए x1 और x2, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक y मिला। ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये जो मॉडल की इक्वेशन हो जाएगी y कैप इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c। हमारी इक्वेशन इस तरीके से, और अगर बढ़ेंगे फीचर तो यहाँ पर ऐड करते जाएंगे m3 x3 प्लस c, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ये जो फीचर सिलेक्शन है वो लासो रिग्रेशन के थ्रू कैसे हो रहा है। रिज रिग्रेशन से नहीं, लासो रिग्रेशन से होता है। कैसे होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, 2 फीचर ले लेते हैं। ठीक है, 2 फीचर लेंगे, अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 फीचर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, विजुलाइज करेंगे, उससे कंक्लूजन निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं।
हमारी ये एरर, अच्छा ये जो हमारी एरर है इसी को हमें मिनिमाइज करना है अपना मॉडल में, हमें इस एरर को ही मिनिमाइज करना है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। हमारी एक्चुअल जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई आई मीन मॉडल जो है वाई कैप इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हमारी एक्चुअल इक्वेशन ये है। ठीक है, अब क्योंकि मल्टी फीचर हम लोगों ने ले लिए तो इनमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या, वाई कैप इक्वल्स टू m1 y इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c। ठीक है ना, ये हम सपोज करते हैं ये हमारी इक्वेशन है। अब तो इसी हिसाब से हमारी लॉस भी कैलकुलेशन होगा, है ना। लॉस भी कैलकुलेशन, लॉस कैसे होगा, y माइनस वाई कैप, चाहे कुछ भी हो, कितने भी ये वेरिएबल हो जाए, वाई कैप सिंगल निकलेगा। तो वाई कैप हर एक डेटा पॉइंट के लिए सिंगल निकलेगा। तो वाई कैप का स्क्वायर हम लोग कर दे, सॉरी वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर कर देंगे और प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे चेंजेस होंगे। सपोज करते हैं हम लोग रिज रिग्रेशन लेके चलें तो क्या होगा, बीटा 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 टाइम समेशन ऑफ ऑल होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से जितने ही फीचर दिए उस हिसाब से सबका हम लोग सम करेंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हमारा मोटो क्या होगा, ये जो हमारी लॉस है इस लॉस को हमें मिनिमाइज करना है। यहाँ पर समेशन का भी सिंबल होगा और इसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अगर हमें इस इक्वेशन को मिनिमाइज करना है, सिंपल इक्वेशन में आते हैं पहले, मतलब सिंगल फीचर के साथ। आ, ये हमारा सिंगल फीचर के साथ है या मल्टी फीचर के साथ है। ठीक है, अगर सिंगल फीचर में हम बात करें तो हमें इस चीज़ को मिनिमाइज करना होगा। मतलब क्या, इस पूरे हो ये प्लस ए, इस पूरे को मिनिमाइज करना होगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं मिन। ठीक है, इसको हमें मिनिमाइज करना है, इतना जो चीज़ है, सॉरी इस पूरे वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है। तो ये मिनिमाइज कब होगा, ये हमें सोचना है। जब ये मिनिमम होगा और ये भी मिनिमम होगा तो उस केस में ये ओवरऑल मिनिमम होगा। ठीक है, ये फंडा रखना है हम लोगों को कि इसको भी मिनिमाइज करना है और इसको भी मिनिमाइज करना है, दोनों चीज़ को मिनिमाइज करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, y माइनस वाई कैप, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब मल्टीपल इटरेशन हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल इटरेशन हम लोग कर रहे हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, हम लोग चेंज कहाँ कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बीटा और एम। तो अगर हम लोग बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो उस केस में ये वैल्यू ओवरऑल मिनिमम नहीं रहेगा, है ना, ओवरऑल मिनिमम नहीं रहेगा। इसी तरीके से m की वैल्यू को भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर m की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो अगेन ये चीज़ मिनिमम नहीं रह जाएगी, ओवरऑल जो लॉस है वो मिनिमम नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया कि जो m की वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन c। अब ये c क्या है, इस इक्वेशन में जो हमारी c है वही c यहाँ पर है। ठीक है, मतलब m की वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, m की वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि m की वैल्यू c से लेस हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है इक्वेशन, अच्छा अगर लासो की बात करें, सॉरी रिज की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर होगा और रिज रिग्रेशन में यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। मतलब क्या, एम स्क्वायर शुड बी लेस देन सी स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी लासो है तो हम लोग इन सब का स्क्वायर करेंगे, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, और ये लेस होना चाहिए किससे, सी स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर रेज रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो, और अगर लासो की बात करें तो लासो के केस में क्या होगा, देखते हैं क्या होगा।
कुछ नहीं, बस स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रिज रिग्रेशन। और ये हमारा है लासो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लासो में थोड़े से चेंज करेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, तो ये लासो बन जाएगा। लासो मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट नॉर्म्स जो L1 L2 नॉर्म हम लोगों ने पढ़े थे वो वही है यहाँ पर। ये L1 नॉर्म है, ये L2 नॉर्म है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, लासो रिग्रेशन में एक लिमिटेशन ऐड कर रहे हैं कि m की वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, m स्क्वायर की वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, m की वैल्यू c से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया, और इवन मल्टीपल फीचर के समय हम लोगों ने ये कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू का एक डोमेन फिक्स हो गया है कि इस डोमेन से ज़्यादा m की वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट, इसको अभी भूल जाते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलराइजर के बारे में बात करते हैं। अगर हमने सपोज लिखा एम स्क्वायर शुड बी लेस देन सी स्क्वायर, या स्क्वायर भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम लोगों ने लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग सपोज इस चीज को इस तरफ ले गए, लेट्स से सी स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ये हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से सपोज हम लोग इस एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं, अब इससे समझने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर होगा, उससे भी हो जाएगा बट इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसका मतलब ये है कि m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 शुड बी लेस देन c, स्क्वायर कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, m1 m2 वैरी करेगा, तो ये क्या है, हमारा एक सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन सम कांस्टेंट। ठीक है, c कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू mx प्लस c में c कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया है। ठीक है ना, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरीके से, जहाँ पर ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस हो जाएगी सी स्क्वायर, ये जो हो जाएगा वो सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो एक्सेस होंगे ये होगा m1, ये हो जाएगा एक्सेस m2। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। जाहिर सी बात है, ये सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन में ये क्या होता है, रेडियस होती है, तो ये सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब हम लोग इसकी बात करते हैं, लासो रिग्रेशन की, तो लासो, अच्छा एक चीज़ और, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये लिखा है तो इस चीज़ का मतलब क्या है एग्जैक्टली, ये समझ लेते हैं हम लोग। इस चीज़ का मतलब ये है कि हम लोग अपनी इक्वेशन में m की वैल्यू कुछ भी रैंडमली नहीं चूज करेंगे, इसका एक फिक्स डोमेन होगा, इसका एक फिक्स डोमेन होगा जो कि बताएगा कि m1 प्लस m2 इन दोनों के स्क्वायर को जब हम लोग सम करें तो c स्क्वायर से लेस होना चाहिए, तो उसका डोमेन क्या है, ये। तो m का जो डोमेन है वो इस सर्कल के अंदर होगा, और सर्कल के अंदर भी फिक्स होगा,
कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स होगा, ठीक है। निगेटिव में भी ले सकते हैं बट चीज़ें वहाँ पर y cos mx प्लस c में रिपीट करेंगे। बट अभी मान के चल रहे हैं ये हमारा ओवरऑल डोमेन है। हम अपनी इक्वेशन में कुछ भी मतलब इस वैल्यू c स्क्वायर से ज़्यादा हम m की वैल्यू नहीं ले सकते, या इसमें भी m2 की वैल्यू c स्क्वायर से ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो आई मीन लासो रिग्रेशन है उसका जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है m1 प्लस m2 शुड बी लेस देन c, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। और इसको जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको सर्कल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा देखते हैं। तो लेट्स से इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सपोज y एक्सेस ये है, x एक्सेस ये है, तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, इस इक्वेशन को जो आप लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि देखो m2 को अगर इधर ले जाओगे तो इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे m1 को बढ़ाएंगे m2 घटेगा, तो जैसे जैसे हम लोग m1 को बढ़ाएंगे तो m2 घटेगा, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव वैल्यू में जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा इक्वेशन, ठीक है। तो इस पूरे इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसका ये इक्वेशन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी c हो जाएगी। ये एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये c हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव में c हो जाएगी -c, इसी तरीके से ये पॉजिटिव में c हो जाएगा और ये माइनस में नेगेटिव c हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका। इसमें भी हम लोग क्या कंक्लूजन निकालना है कि जो m1 और m2 का जो डोमेन होगा वो इसके अंदर होगा। मतलब m1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से इस डोमेन m1 प्लस m2 की वैल्यू हम लोग इस डोमेन से ज़्यादा नहीं रख सकते। इस डोमेन के अंदर ही हमें m1 प्लस m2 की वैल्यू चूज़ करनी है, इसके बाहर हम लोग m1 m2 की वैल्यू चूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें इस ओवरऑल फॉर्मूले को मिनिमाइज करना है, चाहे वो रिज रिग्रेशन हो चाहे वो लासो रिग्रेशन हो, दोनों को हमें मिनिमाइज करना है। तो हमें ऑप्टिमल चीज़ें रखनी पड़ेगी, m1 m2 को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, लैम्डा को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, दोनों चीज़ को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू कम रहेगी तो ही ये मिनिमम होगा, m1 और m2 की वैल्यू मिनिमम होगी तो ओवरऑल ये मिनिमम होगा। साथ ही साथ ये जो है वो तो मिनिमम रहना ही चाहिए, जो एक्चुअल एरर है वो तो मिनिमम होनी चाहिए। बट अगेन जो रेगुलराइजर हम लोगों ने यूज़ किया है उसकी वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। लैम्डा की वैल्यू ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, डेटा सेट पे डिपेंड करता है, एक्चुअल में डेटा सेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टिल हम लोग लैम्डा की वैल्यू कोशिश करते हैं कम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू बहुत कम कर देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कैसे होगी वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट एक ऑप्टिमल वैल्यू रखनी है, तो हमें ये भी मिनिमम रखना है, ये भी मिनिमम रखना है, ये भी मिनिमम रखना है, तीनों चीज़ों को मिनिमम रखना है। और ये तो रखना ही रखना है, जो एक्चुअल एरर है वो तो रखनी ही रखनी है। बट रेगुलराइजर में जो पैरामीटर है उनको भी हमें क्या करना है, मिनिमम रखना है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। अगर मिनिमम रखना है तो इसका मतलब क्या, m1 m2 को सबको जीरो कर दें या बीटा को जीरो कर दें। अगर जीरो ही कर दिया तो फिर रेगुलराइजर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। एक्चुअल में अगर m1 m2 में से किसी एक को जीरो करा जाए, किसी एक को जीरो करने का मतलब भी सोचना है कि अगर हम m1 m2 को जीरो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर आती है फीचर सिलेक्शन की बात। क्या, अगर इस टर्म को मतलब b इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, इस चीज को इतने पोर्शन को मिनिमाइज करते हुए अगर कोई एक m की वैल्यू, एक या एक से ज़्यादा m की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है, इसका मतलब क्या, स्लोप हमारा ज़ीरो हो गया। एक्चुअल डेटा सेट में हमारा क्या हो गया है, जैसे कुछ इस तरीके से, सपोज हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके से था। अगर सपोज m2 की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये इक्वेशन मिलेगी। तो मतलब क्या है हमारा कि वो फीचर फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर m की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वो फीचर इम्पॉर्टेंट नहीं है। कैसे, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या, अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा है, एक तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा करने पे हमारा क्या हो जाती है, दिक्कत क्या हो जाती है, ये वैल्यू फिर आई मीन
रेगुलराइजर इस पे डोमिनेट होने लगता है, ठीक है, और हमें जीरो पे m इक्वल्स टू जीरो पे एक लिंक मिलने लगता है, ठीक है। मतलब m इक्वल्स टू जीरो पे ही हमें क्या मिलने लगता है, मिनिमा मिलने लगता है। क्या मिलता है, मिनिमा मिलने लगता है, ठीक है। तो m इक्वल्स टू जीरो पे मिनिमा मिलने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, ये समझना है। m इक्वल्स, सपोज हमारे पास डेटा सेट कुछ इस तरीके से है, और अगर हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो ये मिलेगा, जो कि बेस्ट फिट नहीं होगा इसमें किसी भी हाल में, है ना। तो m की वैल्यू, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हमें हमेशा m की जो मिनिमा मिलेगा वो ज़ीरो पे मिलेगा। मिनिमा जो मिलेगा वो ज़ीरो पे मिलेगा। मतलब ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो वो कैसे फिट हो सकता है हमारे डेटा पे, है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रखना, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखी वो क्या, हमें m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर शुड बी लेस देन c स्क्वायर होना चाहिए। हमने अपने इस रेगुलराइजर में एक लिमिटेशन लगा के थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की, ऑप्टिमाइज करने की। इसी तरीके से लासो रिग्रेशन में m1 प्लस m2 शुड बी लेस देन c, यहाँ पर भी हम लोगों ने एक लिमिटेशन ऐड की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिमिट हो गया है, एक रेंज से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बट स्टिल हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क ये है कि हम ऐसे ही नहीं किसी को भी, ओके, लैम्डा के लिए हम फ्री हैं, लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और सिर्फ एक्चुअल एरर बचेगी, तो रेगुलराइजर का कोई मतलब नहीं। बट स्टिल लैम्डा को चूज करने की फ्रीडम हमारे पास है, बट m1 और m2 को चूज करने की फ्रीडम हमारे पास नहीं है। और इन्हीं दोनों, इन्हीं m1 m2 या अगर जितने फीचर है m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने फीचर है उनको चूज करने की फ्रीडम हमारे पास नहीं है, बट उन्हीं को हमें मिनिमाइज करना है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि किस m को हम मिनिमाइज करें, किस m को मिनिमाइज करें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसी से हम लोग फीचर का रिडक्शन करेंगे, डायमेंशन का रिडक्शन करें, फीचर नहीं डायमेंशन का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि आखिर कौन से एम को हमें रिड्यूस करना है, कौन से एम को हमें बढ़ाना होगा इस ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ओवरऑल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो एक्चुअली में हमारे पास मल्टीपल एम होंगे अगर हमारे पास मल्टीपल फीचर है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल फीचर हमारे पास है तो उस केस में हर एक फीचर के करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो प्रिडिक्शन की इक्वेशन है वो है m1 x1 प्लस m2 x2, इसी तरीके से mn xn, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो आखिर इनमें से किस m को बढ़ाया जाए या किस m को घटाया जाए, यही हमारे सामने चैलेंज है। क्यों, क्योंकि हमें इस चीज़ को मिनिमाइज करना है। अगर ये मिनिमाइज तब होगा जब ओवरऑल, आई मीन दिस वन भी मिनिमाइज होगा और ये भी मिनिमम होगा, तभी हम सारे पूरे ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। बट हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा किस एम को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हम हर एक एम को मिनिमाइज नहीं कर सकते। जैसे आ, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने को कोशिश करेंगे किस एम को बढ़ाना चाहिए, किस एम को घटाना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल, 4 डेटा पॉइंट के साथ हमने एक छोटा सा डेटा सेट लिया है, ठीक है। और इसमें दो फीचर लिए हैं x1 x2, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो हम लोगों ने ले रखी है, ठीक है। जब x1 और x2 को हम लोग प्लॉट करते हैं, लेट्स सपोज x1 को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर रिलेशनशिप देखें तो x1 ऑलमोस्ट हाफ है y का। तो इस तरीके से हम लोग डेटा पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो x यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, एक्सेस का नाम भी लिख देते हैं, x1 है ये, और ये एक्सेस है y। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग, ये है x2 और ये है y, ठीक है। अब देखते हैं इन डेटा पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे। तो x12 के लिए y की वैल्यू 4, x12 के लिए y की वैल्यू 4, ठीक है। और x1 की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू 12, 6 तो 12, अगेन 8 है तो 16, 8 है तो 16 होगा, ओके। तो 8 है 16 होगा, ये वाला पॉइंट गलत है हमारा, ड्रॉ किया हुआ, 8 मीन्स 16, समथिंग अराउंड दिस,
ठीक है, और अगेन 2 है तो अगेन 4 है, तो यहाँ पर डबल पॉइंट हम लोग ऑलमोस्ट ओवरलैप पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इस वाले फीचर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, आई मीन ये और ये क्लास फाइनल आउटपुट लेके, फीचर और फाइनल आउटपुट लेके जब ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। आई मीन 2 पे 4 है, 2 पे 4 है, और 2 पे 12 है, 2 पे 12 भी है, ठीक है, और 6 पे 16 है, 16 है, और साथ ही साथ 6 पे 4 भी है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा सेट है, सिंपल सा। ठीक, अब इस डेटा सेट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये डेटा सेट सॉरी ये फीचर इम्पॉर्टेंट है जबकि ये फीचर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं, जो कि एक बेस्ट लाइन इसमें फिट कर, एक सिंगल बेस्ट लाइन फिट करी जा सकती है इन डेटा पॉइंट्स में, जबकि इस डेटा पॉइंट में हम लोग कोई भी बेस्ट लाइन फिट नहीं कर सकते। कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो फिट नहीं होगी इन डेटा सेट में। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में वाई जो है x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वाई सिर्फ और सिर्फ x1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होना चाहिए, अगर हमें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो m1 होगा वो उसको हम लोग चाह कर भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद चाह कर भी मिनिमाइज नहीं कर सकते। कैसे होगा, सपोज हम मैक्स वैल्यू से स्टार्ट करेंगे तो इसको रिड्यूस करते करते हम लोग कहाँ तक आएंगे, मैक्सिमम सपोज यहाँ पर आएंगे, और फिर जैसे ही इसके बाद हम लोग और एम का वैल्यू रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, एरर हमारी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग m1 के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। m1 को हम मैक्सिमम रिड्यूस कहाँ तक कर सकते हैं, हम लोग इस वैल्यू तक, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी m की वैल्यू होगी बस वहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं। इस केस में देखते हैं अगर ये वाला हमारा फीचर है, क्योंकि ये ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं है, मतलब x2 और y1 सॉरी y कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो हमें एरर मिलेगी ही मिलेगी। सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ की तो भी एरर है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की तो भी एरर है, ये लाइन ड्रॉ की तब भी एरर मैक्सिमम होगी, है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है, जिस फीचर पे डिपेंडेंसी कम है हम लोग उसके एम को रिड्यूस कर सकते हैं, आई मीन उसके स्लोप को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोग सपोज ये रिड्यूस किया, हम लोगों ने इस तरीके से रिड्यूस किया तो ओके ये वाली वैल्यू तो कम होगी, ये तो तय है कि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, बट ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी जो एरर है। एक्चुअल में एरर अब क्या हो जाएगी, चलो इस पॉइंट के लिए एरर नहीं है लेकिन इन दोनों पॉइंट के लिए हमें एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा उस केस में ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, ओके इसकी बेस्ट वैल्यू हम लोगों ने खोज ली, एम की वैल्यू बेस्ट खोज ली। अब हमें क्या करना है कि इसको कोशिश करना है कि इसके आसपास ही रखना है, बट इसकी वैल्यू क्योंकि इस पर डिपेंडेंट नहीं है तो x2 के करस्पॉन्डिंग जो m2 होगा उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोगों ने एक लाइन स्टार्ट की थी सपोज यहाँ से, ठीक है, अब उसके बाद हम लोग m की वैल्यू घटाना शुरू की है, इसके लिए हमने घटाया, और लॉस लॉस भी कैलकुलेट करते चलते हैं, लॉस भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ से लॉस इसके लिए इतना आया और इसके लिए इतना, ठीक है, और इसी तरीके से जब ये लाइन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो लॉस समथिंग दिस होगा, ठीक है, और इसके लिए लॉस अगेन आगे जाके कहीं कट करेगा। अब हम अगेन इसको और बढ़ाएंगे, आई मीन एम की वैल्यू को और घटाएंगे, बढ़ा नहीं रहे घटा रहे, सॉरी बार बार मुंह से निकल रहा बढ़ाने के लिए। तो एम की वैल्यू हम लोग और घटाएंगे तो अगेन हमारी एरर क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आ, इन दोनों पॉइंट के लिए ओवरऑल एरर कितनी हो रही है देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है, ठीक है, हर बार जितनी बार इटरेशन कर रहे हैं। अब इसके लिए देखते हैं, इन पॉइंट के लिए देखते हैं, पॉइंट को थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, पॉइंट का कलर ताकि समझ में आए। ठीक है, तो अब इन पॉइंट से जब हम लोग एरर देखेंगे तो इन पॉइंट से एरर हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो अगेन हमारी एरर जो है वो ऑलमोस्ट इतनी ही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब अगेन हम लोग m की वैल्यू को थोड़ा सा
रिड्यूस करते हैं। ओके, हमने और रिड्यूस किया तो हमारी एरर क्या होगी, अगेन हमारी एरर इस पॉइंट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक है और इस पॉइंट के लिए यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट एरर अगेन जितनी पहले थी उतनी ही होगी। ठीक है, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारी ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, मतलब ये जो एरर है उसके लिए ये करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, आई मीन वाई माइनस वाई कैप, तो इस फीचर के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग m2 की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे एटलीस्ट ये तो मिनिमम होगा, है ना। तो m की वैल्यू हम कंटिन्यूसली रिड्यूस करेंगे और अगेन हम लोग जब एरर मेजर करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो एरर होगी वो ऑलमोस्ट इतनी होगी, और इसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर जो एरर मेजर करेंगे तो ये होगी। अगेन हमारी जो इस वाली लाइन के लिए एरर थी वही सेम एरर हमें लगभग यहाँ पर भी मिल रही है। अगेन m की वैल्यू हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, अब की बार 0 कर देते हैं। ठीक है, 0 कर देते हैं। अब एरर देखते हैं, तो अगेन हमारी एरर जितनी पहले थी उतनी ही अब भी होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि ऐसे फीचर जिन पे आउटपुट ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है, उन सभी फीचर के m को हम लोग मैक्सिमम रिड्यूस करेंगे। आई मीन लासो रिग्रेशन या रिज रिग्रेशन उनको ज़्यादातर रिड्यूस करेगा और इस इक्वेशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। रिज रिग्रेशन में इस इक्वेशन को, लासो रिग्रेशन में इस इक्वेशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट फीचर नहीं होंगे उनका m बहुत तेज़ी से रिड्यूस करेगा, और जो इम्पोर्टेंट फीचर होंगे उनका m की वैल्यू एक जगह आके रुक जाएगी, क्योंकि अगर उसके आगे हम लोगों ने रिड्यूस किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। ठीक है, जबकि नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में तो हमें इस लाइन को इस पे फिट करना है, ये तो रेगुलराइजर है, ये थोड़ा वो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, रेगुलराइजर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसकी वैल्यू हमेशा मायने रखती है ना। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, सॉरी, एक्चुअल में लासो या रिज रिग्रेशन क्या करता है, जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं उनके m की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, और मैक्सिमम कहाँ तक रिड्यूस कर देता है, 0 तक रिड्यूस कर देता है। आई मीन रिज रिग्रेशन तो 0 नहीं कर पाता है, लेकिन लासो रिग्रेशन m की वैल्यू को 0 तक रिड्यूस कर देता है। तो जब लासो रिग्रेशन m की वैल्यू 0 तक रिड्यूस कर देगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर सपोज इसके m की वैल्यू को 0 कर दिया तो मतलब x2 फीचर पे डिपेंडेंसी टोटली खत्म। क्यों, क्योंकि m2 की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो इस 0 मल्टीप्लाई करेंगे x2 पे, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, m1 x1 प्लस c, मतलब सिंगल सिंगल फीचर पे अब डिपेंड हो जाएगा। ये y कैप किस पे डिपेंड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x1 पे, x2 पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगा। एक्चुअल में यही हो रहा है, ओरिजिनल डेटा सेट में भी y जो है x1 पे ही डिपेंड कर रहा है, x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने फाइनली क्या समझा कि दोनों फीचर के लिए हम लोग सपोज m की वैल्यू की शुरुआत कर रहे हैं, सपोज इससे, ठीक है, इससे शुरुआत कर रहे हैं दोनों फीचर में। अब हम लोग शुरू से m की वैल्यू को घटाना शुरू करेंगे। एक काम करते हैं, हम ये सारी लाइनें ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा, तो शुरू हम क्या करेंगे, जब भी ट्रेनिंग शुरू होगी तो m की वैल्यू मैक्स से सपोज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फीचर के साथ, दोनों फीचर ले लिए हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग दोनों में m की वैल्यू रिड्यूस करना शुरू करेंगे, दोनों की वैल्यू m की वैल्यू रिड्यूस करना शुरू करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों टर्म्स का। ठीक है, और हमें क्या करना है, दोनों को ही मिनिमाइज रखना है। तो हम लोगों ने इसको, जब हम लोगों ने इस एंगल से इस एंगल पे आए, आई मीन m की वैल्यू रिड्यूस करी, तो उस केस में ओके इसका लॉस थोड़ा सा घटा होगा, क्योंकि अब लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद हम लोग और यहाँ पर भी देखेंगे लॉस यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग m की वैल्यू और घटाएंगे दोनों फीचर में, यहाँ पर भी घटाया, यहाँ पर भी घटाया। ठीक है, अगेन इसमें तो लॉस अब की बार सॉरी, अब की बार इसमें भी लॉस कम हुआ होगा, इसमें भी लॉस कम हुआ होगा, मतलब ये दोनों फीचर में ये चीज़ क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी दोनों फीचर में। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, ये y कैप एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ पर m1 x1 m2 x2 है। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू, ये दोनों फीचर मिला के एक y कैप रिटर्न करके हमको दे रहे होंगे। ठीक है, और ये जो है m1 m2 ये अलग अलग है, इसका m1
है और इसका m2 है, ठीक है। इसके बाद हमारा हमने फिर देखा कि इसमें भी m की वैल्यू रिड्यूस करने पे ये रिड्यूस हुआ है, इसमें भी m की वैल्यू रिड्यूस करने पे ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने इसको भी मिनिमाइज़ किया, इसको भी मिनिमाइज़ किया। इसको क्यों मिनिमाइज़ किया? क्योंकि यहाँ पर एरर कम हो रही है। इसको क्यों? क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। अगेन हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसमें भी और इसमें भी रिड्यूस करेंगे। तो दोनों में रिड्यूस किया करा तो हम लोगों ने क्या देखा कि ओके, इसमें जब रिड्यूस किया तो हमारी एरर ये बढ़ गई, ठीक है। मतलब क्या, हमारा ये वाला टर्म बढ़ गया। लेकिन इसमें जब रिड्यूस किया तो हमारी जो एरर थी वो एग्जैक्टली प्रीवियस एरर के बराबर थी, प्रीवियस एरर के बराबर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, जैसा कि इस वाली लाइन के लिए था, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाली लाइन के लिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखते हैं ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सपोज m की इस वैल्यू के लिए इस वाली ये जो हमारा हाइपोथेसिस है इस पे पहले हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे देखते हैं एरर कितनी होगी। तो इस वाले पॉइंट के लिए एरर कितनी होगी, ये क्योंकि इसी पॉइंट से होके जा रहा है तो इस केस में एरर हमारी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगी। लेकिन इस पॉइंट के लिए हमारी एरर कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल ये एरर होगी। इस पॉइंट के लिए एरर कैलकुलेट करते हैं इस वाले हाइपोथेसिस के लिए, तो यहाँ से लेके इतनी एरर, और इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इतनी एरर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा इस वाले हाइपोथेसिस के लिए एरर। अब एक काम करते हैं, जो एक्चुअल जो इसके बाद हम लोगों ने m लिया है, इसके बाद जो m लिया है इस पे एरर कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इस वाले हाइपोथेसिस के लिए इस पॉइंट की एरर कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जैसा कि पिछली बार एरर था, मतलब इस पॉइंट को हम लोग इस पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इतनी एरर आएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में y ये था और प्रेडिक्टेड क्या हो रहा है हमारा, ये प्रेडिक्ट हो रहा है। तो एरर कितनी हो गई यहाँ पर। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे है तो अगेन इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाले पॉइंट से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एरर आ जाएगी, और इस वाले पॉइंट के लिए एरर कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक तरीके से देखा जाए इस वाली लाइन के लिए जो इस पॉइंट की एरर थी वो इतनी थी, और इस वाले पॉइंट की एरर के लिए इतनी थी। अब नए वाले हाइपोथेसिस के लिए इस पॉइंट के लिए एरर इतनी हो गई और इस वाले पॉइंट के लिए इतनी एरर हो गई। तो इसको और इसको सम करेंगे तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट हमारे क्या है, सेम डिस्टेंस पे, और इसी में एक लाइन ऊपर नीचे हो रही है। जैसे एक पॉइंट हम सपोज ये ले लिया, हम लोगों ने एक पॉइंट ये ले लिया। अब इसमें चाहे हम लोग यहाँ पर कट करें चाहे यहाँ पर कट करें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब इवन आप लोग जब ये वाला सपोज ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इस वाले पॉइंट के लिए एरर अभी भी वही होगी इतनी, और इन दोनों पॉइंट के लिए अगेन टोटल एरर कितनी आएगी, दोनों को जब सम करेंगे तो इतनी होगी। इसके लिए 0 हो जाएगी और इसके लिए एरर इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले केस में हम लोग ये मेजर करेंगे कि जब हम लोग फीचर 1 की बात कर रहे हैं तो उस केस में m की वैल्यू और घटाने पे हमारा ये वैल्यू बढ़ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ओके नहीं, ये हमें नहीं करना है, हमें m की वैल्यू क्या करना है, हमें ये वाली m की वैल्यू ना लेके हम लोग एक थोड़ा सा m की वैल्यू बढ़ाएंगे, इस m1 की वैल्यू बढ़ाएंगे, लेकिन m2 की वैल्यू को अभी भी हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग चेक करेंगे। अब इसके लिए तो फिक्स हो गया कि इससे ज़्यादा अगर घटाया तो उस केस में हमारा ये वाला लॉस बढ़ने लगेगा। लेकिन हमें क्योंकि ओवरऑल इसको मिनिमाइज करना है तो इसमें लेकिन हमारे पास गुंजाइश है कि इसमें हम m2 की वैल्यू को घटा सकते हैं, तो हम और घटाएंगे। ओके, ये हमारा ओवरऑल टर्म रिड्यूस हुआ। अब इसमें कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसके लिए बेस्ट टाइम मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी रिड्यूस करने पे हमें m2 की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद और रिड्यूस करेंगे, अभी भी हमारा ये तो नहीं रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये वाला टर्म रिड्यूस हो रहा है। ये क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हर बार एरर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही है एरर, ठीक है। तो ये वाला तो कांस्टेंट है, बट ये वाला रिड्यूस होता जा रहा है, तो और रिड्यूस करेंगे हम लोग। सपोज अब की बार हमने फाइनली m को रिड्यूस करके 0 पे ला दिया, मतलब ये टर्म ही गायब कर दिया, m2 को ही गायब कर दिया, ठीक है।
अब निगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर जब निगेटिव भी अगर ले लिया तो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हम 0 तक ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेके 1 से लेके 0 तक ही चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो m की वैल्यू को हमने रिड्यूस किया और m2 की वैल्यू को रिड्यूस किया, 0 तक कर दिया। तो हमें ये समझ में आया कि x2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जबकि x1 इम्पोर्टेंट है। तो जो फीचर इम्पोर्टेंट नहीं होंगे उनके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फीचर का सिलेक्शन करते हैं लासो या रिज रिग्रेशन से। लेकिन रिज रिग्रेशन में एक ड्रॉबैक ये है कि हम लोग जो m2 की वैल्यू है कभी भी, सॉरी जैसे यहाँ पर ये फीचर है तो m2 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, क्लोज टू 0 हो जाती है, बस 0 नहीं होती। लेकिन लासो रिग्रेशन में हमारा जो m2 की वैल्यू वो एग्जैक्टली 0 हो जाती है। कैसे होती है ये अब आगे देखते हैं। तो लासो रिग्रेशन से ही फीचर का सिलेक्शन होता है। ठीक है, रिजिड रिग्रेशन से नहीं होता है। कर सकते हैं m की वैल्यू मेजर करके, अगर क्लोज टू 0 है तो हम फीचर को रिड्यूस कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन इन जनरल लासो रिग्रेशन से ही हम लोग फीचर सिलेक्शन करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर m की वैल्यू उसके करस्पॉन्ड किसी फीचर करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 0 तो मतलब फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लासो रिग्रेशन में एग्जैक्टली m की वैल्यू 0 हो जाती है जबकि रिज रिग्रेशन में क्लोज टू 0 होती है। वैसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, इस तरीके से जो लासो रिग्रेशन है वो हमें हेल्प करता है फीचर डायमेंशन रिडक्शन में भी। तो लासो रिग्रेशन में जिन फीचर के कोफिशिएंट या m की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 0 हो जाती है, लासो के केस में 0 हो जाती है, वो सारे फीचर अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग हटा सकते हैं। रिज रिक्रिएशन में क्लोज टू 0 हो जाएगा बट एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। बट अगर हम लोग मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, तो आपको जो इस ओवरऑल इक्वेशन को आपको मिनिमाइज अगर करना हो तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। रिज रिग्रेशन में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और लासो रिग्रेशन में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, है ना। 0 के साथ इक्वेट करेंगे मतलब इस फंक्शन को मिनिमाइज करने, किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। उसी तरीके से हम लोग रिज और लासो रिग्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, क्योंकि यहाँ पर बीटा ही मायने रख रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज करने पे क्या हो रहा था कि 0 पे हमारा मिनिमा हमेशा मिल रहा था, 0 पे मिनिमा मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बीटा के रेस्पेक्ट में इन दोनों इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर जो m की वैल्यू m1 m2 की जो वैल्यू है वो कहाँ तक रिड्यूस कर सकती है, लैम्डा की वैल्यू के बेसिस पे कि m1 m2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लासो रिग्रेशन में तो हमें पता है इसमें 0 तक जा सकती है, इसमें क्लोज टू 0 होगा लेकिन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ ये दूसरा फैक्टर भी है। तो जब ये 0 के क्लोज जाने लगेगा तो ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एक दूसरे को ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक काम करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, रिज रिग्रेशन में हमारे जो लॉस था वो क्या था, y माइनस वाई कैप। वाई कैप क्या है, x माइनस y माइनस, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, काम करते हैं सी कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल को ही मेजर करना है, m और x को मेजर करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को ही लेके चलते हैं। तो y माइनस एक्स बीटा का स्क्वायर, और लासो रिग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैम्डा टाइम्स, अच्छा यहाँ पर अब थोड़ा सा कन्वेंशन चेंज होगा। एक्चुअली यहाँ पर जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया उस केस में जो बीटा का मतलब है m, ठीक है, बीटा का मतलब है m, यहाँ पर मतलब वहाँ पर हम लोग जो बीटा ले रहे थे वो m है। ठीक है,
और लैम्डा क्या है, ये लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा इक्वल्स टू बीटा है। ठीक है, इक्वेशन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू बीटा, तो क्या हो रहा है, बीटा मतलब एम है। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ये हमारी रिज रिग्रेशन की इक्वेशन है, समेशन ऑफ y माइनस एक्स बीटा प्लस सी होता है, प्लस सी कांस्टेंट है तो इसलिए इसको हटा दिया। लैम्डा टाइम्स बीटा स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर फॉर ईच एंड एवरी m, फॉर ईच एंड एवरी बीटा। ओके, यहाँ से अब से हम सिर्फ बीटा ही लेके चलेंगे, m को बीटा लेके चलेंगे और जो हमारे केस में जो बीटा था उसको लैम्डा लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट पे, बीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा हमारा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy बीटा प्लस एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब हमें जो उसका डेरिवेटिव मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे किसके किसके साथ, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और फाइनल जब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब बीटा की वैल्यू मिलेगी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं रिज रिग्रेशन के केस में एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, यहाँ पर ये हम लोग समझते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी कर दी जाए उसी केस में बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो होगी, क्योंकि किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। बट ऐसा तो होता नहीं, लैम्डा की वैल्यू हम लोग इन जनरल क्या देते हैं, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, इन्फिनिटी नहीं पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो ये क्लोज टू जीरो हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता है। इवन 0.009 या 0.0009 इस तरीके से हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम लोग कभी इन्फिनिटी नहीं ले रहे हैं अपने रेगुलराइजर में, आई मीन रिज रिग्रेशन। ठीक, तो जिस तरीके से हम लोगों ने इस इक्वेशन को डेरिवेट किया और पता लगा हमें कि क्योंकि लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इस वजह से क्या हो रहा है, बीटा की वैल्यू क्या हो रही है हमारी 10 to 0 हो रही है, 10 to 0 हो रही है। बीटा का मतलब यहाँ पर m से है, मतलब m की वैल्यू y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू 10 to 0 हो रही है बट जीरो नहीं हो रही है कभी भी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी नहीं लेंगे। रेगुलराइजर का मतलब है थोड़ी बहुत हम लोग उसको जनरलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ी बहुत नॉइस ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग इन्फिनिटी नॉइस नहीं ऐड कर सकते अपने डेटा सेट में, है ना। तो कभी भी बीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, हाँ जीरो से आसपास हो सकती है। मतलब किसी भी पूरी इक्वेशन में, जैसे हमारी जो इक्वेशन थी वो y इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 इस तरीके से इक्वेशन थी। तो किसी भी m का, इवन मल्टीपल m का, m3 सपोज x3 पे भी y डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सॉरी इस इक्वेशन में दो पे y डिपेंड नहीं कर रहा है, x2 पे भी नहीं कर रहा है, x3 पे भी नहीं कर रहा, तो इसके जो m1 और m3 होंगे ये दोनों रिड्यूस होके जीरो, क्लोज टू जीरो हो जाएंगे बट एकदम से जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिज रिग्रेशन। अब एक काम करते हैं, हम लोग लासो रिग्रेशन पे चलते हैं, जहाँ पर इक्वेशन क्या थी हमारा, यहाँ पर जो स्क्वायर था स्क्वायर की जगह सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे थे। जिसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करेंगे और इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो बीटा मिलेगा, मतलब हमारा m बीटा जो m मिलेगा वो क्या होगा, 2xy माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लैम्डा क्योंकि अपर साइड में है, ठीक है, आई मीन नॉमिनेटर में है, तो ये टर्म जीरो हो सकता है अगर 2xy की वैल्यू लैम्डा के बराबर हो जाती है।
तो उस केस में बीटा 0 हो जाएगा, उस केस में बीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम अगर कहें कि x की वैल्यू 0 हो जाए, y की वैल्यू 0 हो जाए, तो फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? आ, उस केस में इस पॉइंट पे हम लोग फिर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हर एक पॉइंट के लिए तो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट उठाएंगे, सपोज यहाँ पर मिल गया, तीसरा पॉइंट उठाए, सपोज यहाँ मिल गया, तो एक पॉइंट के लिए हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए नहीं होगा। तो ओवरऑल कभी भी बीटा की वैल्यू रिज रिग्रेशन में 0 नहीं होगी, वो क्लोज टू 0 हो सकती है, 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वे में बस समझते हैं, रिज रिग्रेशन में डेरिवेटिव हमें ये मिल रहा है, लासर रिग्रेशन डेरिवेटिव हमें ये मिल रहा है। और क्योंकि सारी चीज़ें लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, हम लोगों ने देखा भी था, जब लैम्डा की वैल्यू लार्ज करते हैं तब एम की वैल्यू 0 के आसपास हो जाती है। रिज रिग्रेशन में लैम्डा की वैल्यू कितनी भी लार्ज कर देंगे, लेकिन 0 के आसपास रहेगी, 0 नहीं होगी। उसी तरीके से यहाँ पर लासो रिग्रेशन में लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा करने पे हो सकता है कि वो एट 2 टाइम ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाए। तो उस जिस समय ऐसा होगा उस समय ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो सकती है ना। आई मीन बीटा मतलब एम, किसी भी एक या एक से ज़्यादा फीचर की वैल्यू, तो सॉरी फीचर के कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा किन फीचर के साथ होगा? उन्हीं फीचर के साथ होगा जो जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है हमारा आउटपुट कैलकुलेशन में। ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हीं के साथ ऐसा होगा। उनके लिए लैम्डा की वैल्यू सॉरी उनके लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंपल है, लासो रिग्रेशन में डेरिवेटिव पे हमें नॉमिनेटर में लैम्डा मिल रहा है, और लैम्डा की वैल्यू सपोज इतनी लार्ज कर दी गई कि 2xy के बराबर हो गई, तो उस केस में क्या होगा? हमारा बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और रिज रिग्रेशन में क्योंकि डिनोमिनेटर में लैम्डा आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? हमारा नॉमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा। और सॉरी जब लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे उसी केस में ये वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर वैसे हम लोग लैम्डा की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें नॉइस ऐड करनी है। नॉइस को बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो खुद ही एक डेटा सेट बन जाएगा। ठीक है, आई मीन बहुत सारे डेटा पॉइंट अगर सपोज हम लोगों ने ऐड कर दिए तो वो एक नया डेटा सेट ही बन गया, फिर वो ओरिजिनल डेटा सेट नहीं रह गया। तो कभी भी लैम्डा की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से रिज रिग्रेशन में क्लोज टू 0 हो जाता है एम की वैल्यू, और लासो रिग्रेशन में 0 हो जाता है। तो ये लासो रिग्रेशन हमें हेल्प करता है फीचर सिलेक्शन में। तो जिस फीचर के साथ m की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब वो फीचर इंपॉर्टेंट कम है या है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में उस फीचर को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग फीचर का सिलेक्शन करते हैं लासो रिग्रेशन के थ्रू। रिज रिग्रेशन से नहीं करते, लासो रिग्रेशन से करते हैं। ठीक है, इवन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लासो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन के बारे में, कि किसके थ्रू हम लोग फीचर सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग लासो रिग्रेशन से फीचर सिलेक्शन करते हैं। और कोई पूछे कैसे करते हैं, तो सिंपल है कि जो इक्वेशन जो लॉस फंक्शन हमें मिला है, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, और उस डेरिवेटिव में हमें ये पता चलता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू 2 टाइम ऑफ एक्स वाई हो गई तो उस केस में हमारा m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर m 0 हो गया तो फीचर भी 0 हो गया, मतलब फीचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है आउटपुट, तो हम उस फीचर को डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरीके से फीचर का सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ ये थी ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ रीजन लासो रिग्रेशन एंड फीचर सिलेक्शन। अब एक काम करते हैं, हम लोग कोडिंग देखते हैं, लासो रिग्रेशन की कोडिंग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लासो रिग्रेशन के थ्रू फीचर का सिलेक्शन देखेंगे, आई मीन कोडिंग देखेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद आई मीन जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी चाहिए वो सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद डेटा सेट रीड करेंगे। तो अगेन हम लोग जिस डेटा सेट पे अब तक काम करते आए हैं, आयरिस डेटा सेट, इस पे ही फीचर सिलेक्शन करेंगे। तो हम लोग आयरिस डेटा सेट को रीड करेंगे। डेटा सेट रीड करने के बाद हम लोग इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्पीशीज़ को। ठीक है, स्पीशीज़ को हम लोगों ने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई मीन
लेबल इनकोडर के थ्रू हम लोगों ने इनकोड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट में हम स्प्लिट कर लेते हैं। वैसे अभी तो ओके, इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, इस पार्ट को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू अपने पूरे डेटा को स्केल कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्सट्रेन है, एक्सट्रेन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हमारा एक्सट्रेन क्या है, ये 5 चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, एक्सट्रेन में भी हम लोग एक फीचर को ड्रॉप कर लेते हैं। जो हमारा फीचर है आईडी को ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रेन हमें किसे ड्रॉप करना है, हमें आईडी को ड्रॉप करना है। एक्सेस क्या होगा, 1। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सट्रेन देख लेते हैं। हम लोगों ने एक्सट्रेन ड्रॉप सॉरी आईडी ड्रॉप कर लिया, तो हमें 4 फीचर मिल रहे हैं। 4 फीचर हमें ये मिल रहे हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो किस में, वाई ट्रेन में। ये हमारे क्लास लेवल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे, पूरे डेटा सेट को स्केल करेंगे। तो एक्सट्रेन को हम लोग स्केल करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू, और जो भी नैन वैल्यू उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जो कि आयरिस डेटा सेट है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग जो पेनाल्टी लेंगे वो L1 पेनाल्टी मतलब लासो रिग्रेशन, L1 पेनाल्टी रासो रिग्रेशन, L2 पेनाल्टी रिजो रिग्रेशन होता है। यहाँ पर जो ये C है वो लैम्डा का इन्वर्स है, मतलब C को बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा और C को घटाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज कर करके हम लोग देखेंगे। ओके, अब इसको हम लोग पास कर रहे हैं एक सेलेक्ट फ्रॉम मॉडल। सेलेक्ट फ्रॉम मॉडल ये एक्चुअल में हमें रिटर्न करके देगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनकी उनके उनके नाम रिटर्न करके देगा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट होगा। अब उसमें जिस जिस मॉडल के करस्पॉन्डिंग जिस जिस फीचर के करस्पॉन्डिंग एम की वैल्यू 0 होगी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या बताएगा कि वो पर्टिकुलर फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिस फीचर के करस्पॉन्डिंग एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, 0 से ज़्यादा होगी, तो उसको बताएगा ये क्या, वो फीचर इंपॉर्टेंट है। तो सेलेक्ट फ्रॉम मॉडल से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिटर्न करके देगा हर एक आई मीन जो हर एक फीचर करस्पॉन्डिंग एम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट फ्रॉम मॉडल क्या करेगा, उसमें से बेस्ट सिलेक्शन करेगा, बेस्ट फीचर का। अब सेलेक्ट डॉट फिट में हम लोग एन डेटा मतलब डेटा सेंड करेंगे। तो एन फिट करने के बाद हम लोगों ने एक्स ट्रेन को बनाया था एन डेटा। ठीक है, एन डेटा और वाई ट्रेन को सेंड करेंगे, फिट करेंगे। अब इसने जो ये जो सेलेक्ट फ्रॉम मॉडल है डॉट गेट सपोर्ट रिटर्न करके देता है कौन कौन सा फीचर हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि जो पहला फीचर है वो अनइम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे फीचर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग लैम्डा की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। लैम्डा की वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है, सी की वैल्यू चेंज करना। सी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा, सी की वैल्यू घटाएंगे सी की वैल्यू घटाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, और सी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा। तो हमें लैम्डा की वैल्यू बढ़ानी मतलब सी की वैल्यू हमें घटानी। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको पॉइंट 0.01 पे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो जब हम लोगों ने 0.01 चेक किया, तो आप लोग देख सकते हैं हर जगह फॉल्स आया, मतलब कोई फीचर इंपॉर्टेंट नहीं। तो उसने क्या किया होगा, लैम्डा की वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए आ, आ, सारे एम को 0 कर दिया। अब धीरे धीरे लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते हैं हम लोग, 0.05 करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.05 पे तो हम लोग का एक ही फीचर हमारा अनइम्पॉर्टेंट था, बाकी 3 फीचर थे। तो थोड़ा सा और हम लोग चेंजेस करते हैं, जैसे लैम्डा की वैल्यू और बढ़ाते हैं, तो सी की वैल्यू और थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, 0.01 थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ओके, 0.2 0.02 0.05 0.04 ओके,
जब हम लोगों ने 0.04 किया तो हम लोग देख सकते हैं सैपल लेंथ और सैपल विड्थ दोनों ही इसने कहा कि ये दोनों फीचर अनइम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो हम लोगों ने पहले एनालिसिस कर रखी ऑलरेडी, जो ईडीएम एनालिसिस की है, उसमें हमें पता है कि सैपल लेंथ और सैपल विड्थ ही फीचर हमारे अनइम्पॉर्टेंट थे, जबकि पैटर्न लेंथ और पैटर्न विड्थ फीचर हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सी की वैल्यू चेंज करके हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें फीचर मिलेंगे। तो जितने हमें फीचर रिड्यूस करने हैं उस हिसाब से हम लोग सी की वैल्यू चेंज करके उतने फीचर रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जितने फीचर चाहिए उस हिसाब से आप सी को चेंज करेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग लैम्डा की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। लैम्डा की वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है? सी की वैल्यू चेंज करना। सी तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि इस इन दोनों में इसको भी मिनिमाइज करना है, इसको भी मिनिमाइज करना है, और हम लोग ध्यान इस पे दे रहे हैं। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, तो हमें इन दोनों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इनमें से किसी जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर होगा उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब लैम्डा की वैल्यू और बढ़ा दी तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, फिर दूसरे को जीरो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक फीचर को रिड्यूस करता चला जाएगा। समझ में आया होगा, आई होप ये समझ में आया होगा। मतलब कि ये बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेने पे जैसे सपोज हमने 10 लिया, 10 पे इसको ज़ीरो कर दिया। ठीक है, मॉडल ने, रिग्रेशन ने इसको ज़ीरो कर दिया। अब लैम्डा की वैल्यू और बढ़ा दी तो ये टर्म पूरा बढ़ जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए अब दूसरे एम को भी ज़ीरो करना ये शुरू करेगा। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हर एक एम की वैल्यू ज़ीरो के क्लोज होती चली जाएगी। अब सपोज हमें कॉफिशिएंट देखने हैं हर एक फीचर के, आई मीन हर एक फीचर के करस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट देखने हैं, तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं एस्टिमेटेड डॉट कॉफिशिएंट से कॉफिशिएंट हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ से ही डिसाइड होता है कि अगर हर एक कॉलम के बेसिस पे अगर कोफिशिएंट हमें क्या मिल जा रहा है, ज़ीरो मिल जा रहा है, तो ये फीचर इंपॉर्टेंट नहीं। तो पहले फीचर के लिए तीनों कोफिशिएंट ज़ीरो हैं, दूसरे के लिए नहीं है, तीसरे के लिए भी नहीं, चौथे के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो पहला फीचर ऐसा है जिसके लिए तीनों कोफिशिएंट हमारे क्या है, ज़ीरो हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर तीन क्लासेस हैं हमारे पास, तीन क्लासेस हैं इस आई मीन जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो तीन क्लासेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें तीन कोफिशिएंट मिल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज एक सिंगल मिलता है। ठीक, अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग फीचर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक छोटा सा फिल्टर लगाया कि अगर एस्टिमेटेड डॉट कॉफिशिएंट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम क्या कर देंगे कि वो फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 फीचर थे, सेलेक्टेड फीचर कितने हुए हमारे 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लासो रिग्रेशन का यूज़ करके फीचर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट फीचर सिलेक्शन विद लासो रिग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के, क्योंकि यहाँ पर ईडीए ख़त्म होता है, हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन से। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।